चल भाई, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोस्तों कोर्ट ने इशारों में बताया है कि किसी अहम व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ बड़ी हरकतें की जा रही है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ पूरी टिप्पणी रही है, इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर हरियाणा के किसान 26 नवम्बर को क्या कृषि कानून के खिलाफ संसद मार्च करने के लिए तैयार है। गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। इसी बीच आपको बताएंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़कों पर उतरे देहरादून के किसान अपनी मांग को लेकर नई हुंकार भरी है। और इस बीच बीजेपी के नेता की तरफ से विवादित बयान देते हुए ब्राह्मण और बनियाओं को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर टिकैत ने मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है टिकैत ने, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा के संदेश पर हांसी के अंदर एसपी ऑफिस का घेराव किया गया है और पक्के मोर्चे में बदल दिया गया है। ये क्या कुछ पूरा प्रकरण है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में जयंत चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए कह दिया समाजवादी पार्टी के साथ है उनका गठबंधन, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। इसी बीच आपको बताएंगे त्रिपुरा में हुई हिंसा मामले को लेकर 150 से ज्यादा लोगों पर यूएपीए के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने वकील मुहैया कराने का बड़ा फैसला लिया है। इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, सभी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत के किसानों के इस आंदोलन की जीत पूरी तरीके से पक्की है और लखीमपुर खीरी कांड में मंत्री को बचाने के लिए तमाम तरह की चीजें की जा रही है, तो समर्थन जताने के लिए इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अपनी राय। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार की अब तक की जाँच को लेकर संतुष्टि जाहिर नहीं की है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि 2 FIR 219 और 220 को ओवरलैप करके एक विशेष व्यक्ति को लाभ दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि हमने स्टेटस रिपोर्ट देखी है, स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है, हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। 10 दिन का समय दिया गया था, कोई प्रगति नहीं हुई है, बस कुछ गवाहों के बयान और लिए गए हैं, लैब रिपोर्ट भी नहीं है, फोन रिकॉर्ड का परीक्षण करा के उसकी जानकारी भी नहीं दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों एक जो टिप्पणी की गई है जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से, उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि एक विशेष आरोपी को लाभ देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कौन है वो विशेष आरोपी, आप लोग जानते ही हैं, या तो मंत्री का बेटा होगा या खुद मंत्री होगा, क्योंकि इस पूरे कांड को लेकर वही सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि आरोपी का पिता गृह राज्य मंत्री है। और ऐसे में दोस्तों जांच को इन्फ्लुएंस करने के लिए तमाम तरीके की चीजें हो रही होगी। इस तरह के अंदेशे लगातार जताए जा रहे हैं, उसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है। गृह राज्य मंत्री का पद इतना छोटा नहीं होता कि उसको इग्नोर किया जाए। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से जो ये बातें कही गई है, अपने आप में ही कई सारे सवालों को जन्म देती है। दरअसल दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जो विशेष आरोपी को बचाने की बात कही गई है, कौन है ये विशेष आरोपी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के किसान 26 नवंबर को काले कानून के विरोध में संसद मार्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय किसान संघ के प्रमुख गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि 9 नवंबर को होने वाली बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की मंजूरी मिलने पर हरियाणा के किसान संगठन संविधान दिवस के मौके पर संसद मार्च करने की पूरी योजना बना रहे हैं। चडूनी का बयान रविवार को रोहतक के विभिन्न किसान संगठनों के साथ उनकी बैठक के बाद सामने आया है। किसानों का ये विरोध 26 नवंबर को आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने के बाद किया जाएगा। चडूनी ने रोहतक के अंदर प्रदर्शनकारी किसानों पर अपने विवादास्पद तालिबानी व्यवहार टिप्पणी पर बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। 26 नवंबर को संसद मार्च को लेकर भी पूरी तैयारी की जाएगी। आपको बता दें कि आखिर फैसला आज लेने वाला है संयुक्त किसान मोर्चा, जिनकी बैठक दिल्ली में होने जा रही है 9 नवंबर को, और यहीं से आगे के दिशा निर्देश को तय किया जाएगा। किस तरह की चीजें आगे होने वाली है, किसान किस तरह के फैसले लेंगे, ये पूरी तरीके से आज खुलासा हो जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों से सड़कों पर उतर गए किसान अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी है। कृषि कानून वापस लेने, गन्ना मूल्य को 400 रुपए करने और भुगतान में विलम्ब होने के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया है। बेलडा में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसान सिविल लाइंस होते हुए तहसील पहुंचे। इस दौरान रास्ते पर जगह जगह जाम भी लग गया। दरअसल दोस्तों ये खबर है उत्तराखंड के देहरादून से जुड़ी हुई, और एक और जानकारी की माने तो बीजेपी के नेता का विवादित बयान सामने आया है, जिस भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ब्राह्मण समाज और बनिया समाज हमेशा से उसके समर्थन में रहेगा। और यही बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता ने दोनों समाज को लेकर विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता पी मुरलीधर राव ने जाति का नाम लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। राव ने अपने बयान में कह दिया कि ब्राह्मण और बनिया हमारी जेबों में है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और तुरंत माफी मांगने की बात कही है। बीजेपी पर जाति के नाम पर वोट मांगने के आरोप को लेकर भगवा दल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोगों को लगता है कि ब्राह्मण और बनिया समाज उनके साथ हमेशा बने रहेंगे और इसी तरह के अपमानजनक शब्दों का
इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपनी जेबों में बता रहे हैं। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो भीम आर्मी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण ने सोमवार को ऐलान किया है कि आजाद समाज पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे उसी सीट से मैं भी चुनाव लड़ूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे नई नई पार्टियों का उदय होता जा रहा है। इस बार कई सारी पार्टियां हैं जो अपनी शक्तियों को दिखाएगी, जिसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने ऐलान किया है कि निश्चित रूप से बसपा के वोट बैंक प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर उर्फ रावण दलितों की राजनीति करते हैं और दलित वोट बसपा का माना जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों मायावती के लिए इस बार के चुनाव काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एक और भीम आर्मी काफी मजबूती से राज्य के अंदर अपने पांव पसार चुकी है और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ बीजेपी से सीधी लड़ाई लेने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारने का पहले ही ऐलान कर चुकी है भीम आर्मी। चंद्रशेखर को उतारा जा सकता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए। देखते हैं दोस्तों किस तरह के नतीजे रहेंगे और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है उनके चुनाव लड़ने पर। एक और अपडेट की माने तो टिकैत बोले कहा बिल्कुल सही कहा था मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है और आप लोग एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सत्यपाल मलिक जब भी कोई बयान देते हैं तो गोदी मीडिया में कोई डिबेट नहीं चलता, कोई भी ये सवाल नहीं खड़ा करता कि बीजेपी के अपने राज्यपाल इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं तो कम से कम किसानों के आंदोलन पर लांछन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आज भी गोदी मीडिया में लगातार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरीके के एजेंडे चल रहे हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक बीजेपी के नेता होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इस पर बीजेपी से सवाल न तो गोदी मीडिया पूछ रहा है, न ही बीजेपी से जुड़े हुए एंकर और पत्रकार। इसी के साथ में दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा व प्रशासन के बीच में वार्ता विफल होने के बाद एसपी कार्यालय के बाहर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है। नारनौद प्रकरण के बाद सोमवार को हांसी के अंदर एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों को शाम तक निराशा हाथ लगी। प्रशासन और किसानों के बीच में वार्ता विफल रही, जिसके बाद किसानों ने लघु सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू करने का ऐलान कर दिया। साथ ही नारनौद थाने में चल रहे धरने को भी हांसी शिफ्ट किया गया है। मंच से ये ऐलान किया गया है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद आगामी रणनीति को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं पर किसानों के द्वारा एसपी ऑफिस का घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के लिहाज से 3 लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है। पिछले 4 दिनों से नारनौद थाने में राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जागड़ा और उनके पीए के खिलाफ हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कराने और किसानों पर मुकदमे जो दर्ज किए गए थे उन्हें खारिज कराने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। सोमवार को किसानों की ओर से हांसी के एसपी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया गया था। 11 बजे लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में किसान नेता और किसान एकजुट हो गए। टिकैत की तरफ से भी भाषण देते हुए कहा गया कि वो यहीं पर बने रहेंगे जब तक इस मोर्चे पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा आज यानी 9 तारीख को मीटिंग करने वाला है। आगे की रणनीति भी यहाँ से तय होने वाली है। वहीं पर दोस्तों असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर काफी चर्चाओं में है और इस बार सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या कांग्रेस पार्टी जयंत चौधरी को अपने साथ में लाने में सफल हो पाएगी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ एक बार फिर से दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा सक्रिय माने जाते हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और अब जो अपडेट आ रही है उसमें कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आरएलडी के नेता जयंत चौधरी कुछ दिन पहले जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन ये केवल औपचारिक मुलाकात थी। जयंत चौधरी ने आखिरकार बयान देते हुए कह दिया कि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में है और अंतिम रूप जल्दी ले लेगा। इस पर अंतिम मोहर लगने के साथ ही ऐलान कर दिए जाएंगे। वहीं पर एक टीवी डिबेट के दौरान जब एंकर ने बसपा के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो बिफर गए और कहने लगे कि बीजेपी और संघ से 6 शब्द अगर छीन लिए जाए तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। इस दौरान डिबेट में मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। आज तक न्यूज चैनल पर आयोजित टीवी डिबेट के दौरान गौरव सावंत ने कोरोना को लेकर बसपा के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी से सवाल पूछा। एंकर के सवाल का जवाब देते हुए बसपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस के मुंह से 6 शब्द छीन लीजिए तो ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। उन्होंने 6 शब्दों का नाम बता दिया। पहला मुसलमान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा हिंदू, चौथा श्री राम, 5वां गाय गोबर, दंगा, कोरोना। इन शब्दों को अगर हटा लिया जाए तो ये लोग एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। यानी इन लोगों की राजनीति केवल इन्हीं 6 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है और इसीलिए ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों राफेल डील में बिचौलिए को 65 करोड़ रुपए दिए गए थे। फ्रांस में भारत के साथ डील के भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। इससे पहले भ्रष्टाचार के खुलासे पर आप लोग को पता है कि फ्रांस की सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उस दौरान जो बड़ी बात थी वो ये कि ये नहीं पता था कि कितने रुपयों का घोटाला किया गया है। भारत और फ्रांस के दसों एविएशन के बीच में राफेल लड़ाकू विमान सौदे ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। फ्रांस की एक प्रमुख खोजी न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि दसों एविएशन ने भारत के साथ 36 लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए सुशैन गुप्ता नाम के एक बिचौलिए से 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन लिया था। मीडिया पार्ट ने इस कमीशन खोरी
का खुलासा करते हुए दावा किया कि इसके लिए फर्जी बिल बनाए गए। मीडिया पार्ट ने कहा कि उसके दस्तावेज के सबूत होने के बाद भारतीय एजेंसी ने इस मामले की जांच शुरू नहीं की। मीडिया ने दावा किया है कि अक्टूबर 2018 से सीबीआई और ईडी को भी पता है कि दसो एविएशन ने सुशेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो के कमीशन का भुगतान किया था। दसो एविएशन ने भी ये भुगतान इसलिए किया ताकि भारत के 36 लड़ाकू विमान की डील पूरी हो सके। कुल मिलाकर दोस्तों भ्रष्टाचार का इतना गंभीर मामले सामने आया है और फ्रांस के मीडिया ने बताया है कि इसकी जानकारी बड़ी बड़ी एजेंसी को थी, लेकिन इसके बावजूद भी जांच नहीं की गई। तो आखिर इस पर किसका दबाव बनाया गया, कौन दबाव बना रहा था जांच नहीं करने देने के लिए? आप लोग को क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि पूरी तरीके से फैक्ट के साथ अब ये मामला सामने आया है, जिस पर और ज्यादा सवाल खड़े होने चाहिए। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर इस पर जवाब देना चाहिए। इसी बीच दोस्तों मछुआरे की हत्या के मामले को लेकर एक दिन तक मोदी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, जिसके बाद लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की और अंततः गतवा पाकिस्तान के उच्चायोग को बुलाकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। दरअसल दोस्तों गुजरात से सटे हुए समुद्री क्षेत्र के अंदर भारतीय फिशरमैन पर पाकिस्तान के द्वारा हमला करने का एक मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर भी आई है। और जब इस पूरे मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई, विदेश मंत्रालय को दी गई, तो दबाव में जाकर विदेश मंत्रालय थोड़ी हरकतों में आया और उन्होंने पाकिस्तान के राजनयिक को बुला लिया, उच्चायोग को बुला लिया और इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने त्रिपुरा हिंसा के मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। यूएपीए से सच को दबाया जा रहा है। त्रिपुरा की हिंसा को लेकर देश की राजनीति में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी की सरकार और त्रिपुरा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में त्रिपुरा पुलिस ने पत्रकारों और वकीलों समेत 102 लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर यूएपीए जैसे गंभीर मामले में आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे अपडेट को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति है गोली मारना और इसीलिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि त्रिपुरा इज बर्निंग। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वकीलों को लगाएगी इन सभी के लिए, क्योंकि अचानक से इस तरीके से मामला दर्ज किया गया है और कई सारे और भी सवाल खड़े हुए हैं। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया बोली कहा नोटबंदी से अर्थव्यवस्था हुई तबाह, चरम पर पहुंच गई है बेरोजगारी। 5 साल नोटबंदी के पूरा होने के बाद सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से याद किया और कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि किसी भी चौराहे पर बुला लोगे, अगर मेरी गलती होगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जनता लगातार कह रही है कि नरेंद्र मोदी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए और फिर चौराहे पे आना चाहिए। यही बात उन्होंने अपने आप ही कही थी। कुल मिलाकर दोस्तों देश के प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे हुए हैं जो जनता की आक्रोश को दूर करने के लिए इस तरीके से भावनात्मक कार्ड खेलते हुए रोते हुए भी दिखाई दे देते हैं, जैसा नोटबंदी के समय भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरकार आप लोगों ने देख ही लिया नोटबंदी से कितना नुकसान देश को हो गया। देश की अर्थव्यवस्था तब से लेकर आज तक उभर ही नहीं पाई, लगातार नीचे की तरफ चलती चली गई। और बाद में दोस्तों टेररिज्म भी पूरी तरीके से कहीं कोई खत्म नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के ईस्टर्न पार्ट के अंदर आज भी नक्सलवाद पूरी तरीके से फल फूल रहा है। वहीं पर दूसरी ओर जो सरकार ने तीसरी बड़ी बात कही थी वो टेररिज्म खत्म करने की कही थी, लेकिन जहाँ आप लोग जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के गंभीर हालात हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से फायदा गिनवाने के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वे सारे के सारे फेल दिखाई देते हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों अखिलेश यादव तीसरे चरण की यात्रा के लिए फिर से विजय रथ यात्रा निकालने वाले हैं। 13 नवंबर को करेंगे इसकी शुरुआत। आपको बता दें कि अखिलेश यादव लखनऊ से शुरू करने वाले हैं तीसरी विजय रथ यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। 13 नवंबर से करेंगे और इसी के साथ में अंबानी के घर एंटीला के बाहर बैग ले जाते 2 संदिग्ध पकड़े गए। टैक्सी चालक की सूचना के बाद हाई अलर्ट मोड पर पुलिस आ गई है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी समेत सभी दलों ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दोस्तों जो 5 सवाल पूछे गए उसमें कहा गया कि 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान करके भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नस्लवाद खत्म करने की बात कही गई थी। क्या ये खत्म हो गया है? और इसी के साथ में दोस्तों कई और सवाल है जिसका जवाब भी मोदी सरकार दे नहीं पाएगी। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर फिर उठाए सवाल। बोले क्यों नहीं दायर की एसएलपी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़ा किया गया है। हालांकि दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी अपनी पार्टी में ज्यादा लड़ाई है विपक्षी पार्टियों के कंपेयर में। वहीं पर 7.5 मिलियन यूरो का कमीशन फर्जीवाड़ा बिल के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अब एक बार फिर से राफेल मामले को उठाया है। और एक और जानकारी की माने तो छठ पूजा के लिए 800 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं। मनीष सिसोदिया की अपील, कहा पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के खास ध्यान रखे जाए। दरअसल दोस्तों दिल्ली के अंदर छठ पूजा को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि यमुना के किनारे जो लोग छठ पूजा मनाने जा रहे हैं उन लोगों को वहाँ की स्थिति देखकर काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसके बाद दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने 800 से ज्यादा स्थलों पर छठ पूजा मनाने के लिए घाट बनवा रखे हैं। देखते हैं बीजेपी की तरफ से क्या बोला जाता है, क्योंकि
कि बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार कहती है कि हरियाणा इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि हरियाणा से पानी नहर में आता है। लेकिन एक बात तय है कि जनता इससे काफी परेशान है, चाहे किसी भी सरकार का दोष हो। और अगर ये इंटर स्टेट का मामला है तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार इसके लिए खुले तौर पर जिम्मेदार होती है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो विधानसभा में शपथ लेते ही कांग्रेस पार्टी के अब हिमाचल प्रदेश में 22 विधायक हो गए हैं, जबकि बीजेपी के 43 विधायक हैं। और वहीं पर विधायक पद की शपथ लेने के बाद अभय चौटाला ने एक बार फिर से इस्तीफा देने की बात कह दी, जिसको लेकर हुड्डा काफी नाराज है। विधायक पद की शपथ लेने के बाद अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा को लेकर एक और बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बॉर्डरों पर जाकर किसानों से मिलेंगे। अगर वहाँ के किसान जत्थेबंदियों के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि तीनों काले कानून को रद्द करने के लिए उनको दोबारा इस्तीफा देना पड़ेगा, तो मैं एक बार फिर से इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। और उनके इस बयान के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच एक और जानकारी है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की भाजपा को धमकी, कहा बेवजह हम पर प्रतिक्रिया दी तो जीभ काट देंगे। इसी के साथ में मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका, इन दो विधायकों ने थामा भाजपा का हाथ। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपनी पार्टी को झटका दिया है, भाजपा का हाथ थाम लिया है। आगामी चुनाव को देखते हुए सोमवार को कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने बीजेपी पर भरोसा करते हुए पार्टी ज्वाइन कर ली है। मणिपुर में पूर्व कांग्रेस पार्टी के विधायक राजकुमार इमो सिंह और थमथोंग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। राजकुमार इमो सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं पर थमथोंग भी कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक है। दोनों केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और एक और अपडेट की माने तो बसपा अध्यक्ष मायावती का सपा पर आरोप, कहा दलित व पिछड़े वर्गों के संतों को अपने साथ में लाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई सारे फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत बसपा के कई सारे दिग्गज नेताओं को अपने साथ में लाया गया है। कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो बिसात बिछाई जाती है उन सभी के नतीजे, उनके इफेक्टिवनेस को लेकर जो अंतिम डेटा सामने आता है चुनाव का, उसी से पता चलता है। लेकिन माना जा रहा है कि बसपा से आने वाले दिग्गज नेताओं को अपने साथ में सपा लेकर आ रही है, जिसके कारण उनको काफी फायदा हो सकता है। वहीं पर पेट्रोल डीजल को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासत में एक बार फिर से उबाल आया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर से केंद्र और राज्य का मामला बन गया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ में टैक्स की कमी करने के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी लागू कर को कम करने के लेकर बीजेपी दबाव बना रही है ममता सरकार पर, जिसको लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ भी गए। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ना और जीतना बीजेपी के लिए अभी दूर की कड़ी है। और यही बड़ा कारण है कि आरएसएस ने खुद से मोर्चा संभालते हुए तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो हवा चल रही है उससे नाराज आरएसएस ने अपने आप को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। खुलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे, देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सभी तरीके के शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पर अभय सिंह चौटाला ने विधायक पद की जो शपथ ली, लेकिन इस दौरान ट्रैक्टर पर पहुंचे हैं। किसानों के साथ ट्रैक्टर पर पहुंचते हुए उन्होंने कह दिया कि वो किसानों के साथ में हैं और इसीलिए प्रतीकात्मक रूप से ट्रैक्टर पर चलकर आए हैं। अगर आप लोग को दोस्तों एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे से लगातार बने रहिए। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।